नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं है, आपको एक अच्छी तैयारी करनी है। और आपका जो रिक्वेस्ट थी कि बचे हुए 5-6 टॉपिक जो हैं उनके भी टॉपिक वाइज MCQ करवा दीजिए बुक वाले। तो मैं आज आपको एक टॉपिक लेकर आया हूं और आपको लगातार 3-4 दिनों में ये बचे हुए पाँचों टॉपिक के MCQ करवा दिए जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं आने वाली आपकी परीक्षा में, जो आपकी 24 सितंबर को होनी है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बिल्कुल भी समय आपका ज़ाया नहीं करूँगा और सीधे आपका टॉपिक शुरू करूँगा। तो आज आपको टॉपिक 15 करना है, जिसमें आपके बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक से जुड़े हुए MCQ होंगे, जो आपकी बुक की MCQ का रिवीजन है। और आपका यहां पर पहला प्रश्न है कि बाल विकास को मुख्यतः कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, और इसका सीधा सीधा उत्तर है आपका B 4। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने बाल विकास को मुख्यतः 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पहली होती है शैशवावस्था, जो जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। फिर आती है आपकी बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और फिर आपकी आती है किशोरावस्था, जो 12 से 18 वर्ष तक चलती है। और फिर आती है आपकी प्रौढ़ावस्था, जो 18 वर्ष के बाद तक चलती है। इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तरा बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, ऐसे भी विभाजन किया गया है। लेकिन आपको जो समझना है वो ये 4 चीज़ें हैं, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, ये डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? क्रो एंड क्रो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को क्रो एंड क्रो ने विश्व में 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, बताइएगा। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? स्टेनली हॉल को माना जाता है, या पेस्टोलॉजी, या पियाजे, या वाइगोत्स्की? और सही उत्तर है आपका पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान का जनक पेस्टोलॉजी को माना जाता है। और अगला प्रश्न है आपका कि बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? बताइएगा, बाल्यावस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो चौथे का तो सही उत्तर है आपका वो 2। तो बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यावस्था, जिसे संचय काल कहते हैं, 6 से 9 वर्ष तक है, तथा उत्तर बाल्यावस्था, जिसे परिपाक काल कहते हैं, 9 से 12 वर्ष तक है। क्लियर आपको? तो मैंने अभी आपको बताया था कि बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को ऐसे उत्तर और प्राथमिक करके बांटा गया है। तो पूर्व बाल्यावस्था या प्राथमिक बाल्यावस्था, जिसे संचय काल कहा जाता है, वो 6 से 9 वर्ष तक की आयु होती है, तथा उत्तर बाल्यावस्था, जिसे परिपाक काल कहा जाता है, वो 9 से 12 वर्ष तक की आयु होती है। क्लियर आपको? और आपका अब अगला प्रश्न है कि बाल विकास की प्रथम अवस्था कौन सी मानी जाती है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, शैशवावस्था। पहले आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? और सभी में विकास की दर समान नहीं होती है, सबकी विकास की दर भिन्न भिन्न होती है। यह आपका विकास का सिद्धांत है। और सभी मैंने विकास को, आपके सिद्धांत जितने हैं वो सारे आपको पढ़ा दिए हैं। उसका लिंक आपको यहाँ पर आई वाली बटन पर आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो आई की बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जिसमें मैंने बाल विकास के सिद्धांत कराए हैं। विकास हमेशा रेखीय होता है, बिल्कुल गलत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी नहीं है। ठीक है? तो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत सभी अवस्थाओं में की दर असमान रहती है, शारीरिक एवं मानसिक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति का विकास से, अवबोधन की क्षमता, या तर्क एवं निर्णय। तो मानसिक विकास जिसमें मन का कार्य यूज होता है, मन का प्रयोग होता है, दिमाग का प्रयोग होता है, वो ए होता है। ठीक है? वो ए नहीं है। ठीक है? शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, वजन और ऊंचाई का दिमाग या मन से लेना देना नहीं है। वो जानवर में भी उतना ही होता है ना? और सांप में भी होता है, बंदर में भी होता है, मनुष्य में भी होता है, गधे में भी होता है। तो
तो वजन का मानसिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। स्मृति का विकास और अवबोधन की क्षमता, तर्क एवं निर्णय, इसका लेना देना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा या वाराणसी? इलाहाबाद अब प्रयागराज है, यह ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला 1947 में प्रयागराज में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अत्यधिक बल दिया गया है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जीवन के सभी आवश्यक पक्ष समाहित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत? और इसका सही उत्तर है आपका दसवें का बी, निरंतरता का जो सिद्धांत होता है विकास का, वो उसके अनुसार विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। तो विकास शारीरिक एवं मानसिक सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कुछ नियमों के द्वारा प्रतिपादित होते रहते हैं। विकास की निम्नलिखित प्रक्रिया इस प्रकार है: आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, रूपरेखा में परिवर्तन तथा गुण एवं मात्रा में परिवर्तन। अगला जो प्रश्न है आपका वो है 11वां, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर आपको? यह मनुष्य की समस्याओं एवं समाधान की परिपक्वता पूर्वक समझ को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो 12वां है कि मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, किशोरावस्था। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा है। ठीक है, तो स्टेनली हॉल ने, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किशोरावस्था को बड़े दबाव, तनाव और तूफान और संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टेनली हॉल ने कहा है। किशोरावस्था में क्रमिक विकास तथा त्वरित विकास के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो आपका यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 13वां कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है जो? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। तो बाल विकास मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को कहते हैं। जब वे धीरे धीरे पर निर्भरता से और अधिक स्वायत्तता की ओर बढ़ते हैं, अर्थात किसी बच्चे में संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा नैतिकता के क्रमिक विकास को बाल विकास कहा जाता है, जो एक दूसरे के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आपका 13वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, विकासात्मक विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि है विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक और सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? एकीकरण का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत नहीं, बिल्कुल सही है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत सही है, विविधता का सिद्धांत सही है, निरंतरता का सिद्धांत सही है। तो विकास के सिद्धांत नीचे दिए गए हैं यहाँ पर। समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि विकास की एक दिशा होती है जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। निरंतरता का सिद्धांत, यानी कि निरंतरता बनी रहती है। भिन्नता का सिद्धांत, यानी कि भिन्न भिन्न विकास होता है हर व्यक्ति में। पूर्वानुमान का सिद्धांत, कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है विकास का, कि इसमें एक हाथ आएगा, है ना, हाथ की 5 उंगलियां होंगी, ये 4 से 5 फीट तक जा सकता है, इसका वजन इतना होगा, ये गोरा रहेगा या काला रहेगा, इसके बाल झड़ेंगे या नहीं झड़ेंगे, ये पूर्वानुमान है विकास के। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत,
एकीकरण का सिद्धांत, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रकृति का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत और अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति से भिन्नता का सिद्धांत। तो 11वें का ये जो आपका 15वां क्वेश्चन है उसमें आपको 11 सिद्धांत बताए गए हैं विकास के। क्लियर है आपको? और ये मैंने आपको पढ़ाए भी हैं, आपको आई पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कोने में तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। विकास एक प्रक्रिया है, खंडित है, निरंतर है, पूर्ण है या अपूर्ण है? और इसका सही उत्तर है आपका बी, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। स्कीनर के अनुसार विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत है जो व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है और यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है: सामान्य से विशिष्ट तक, सिफॉलोकार्डल, प्रोक्सीमोडिस्टल या भाग से संपूर्ण तक। बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, प्रोक्सीमोडिस्टल। तो रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह समीपता की प्रवृत्ति के संचालन का कारण होता है। यह प्रवृत्ति वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम के अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए किस आनुवंशिक विधि का प्रयोग किया जा सकता है? क्षैतिज या लंबवत या क्षैतिज और लंबवत दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मानव विकास का अध्ययन करने के लिए क्षैतिज एवं लंबवत दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। अंडाणु आता है, फिर शुक्राणु आता है, फिर दोनों का संयोग बनता है तो युग्मनज बनता है और फिर आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। क्लियर है आपको? यह प्रक्रिया निषेचन से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था सम्मिलित नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों से जुड़ा हुआ। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं: संवेदनात्मक, गामक, इंद्रिय गामक अवस्था, जिसे 0 से 2 वर्ष तक माना, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद। अगला जो प्रश्न है आपका कि बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है यह आपको पहचानना है। और सही उत्तर है आपका सी, पियाजे द्वारा। 4 विशिष्ट अवस्थाएं कौन सी हैं? ये चारों हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। क्लियर है आपको? ये बौद्धिक विकास की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कोहल वर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं, नैतिक विकास के चरण सीखते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोहल वर्ग ने 10 से 16 वर्ष तक के बच्चों में नैतिक विकास के चरणों का अध्ययन करके अपना नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके 3 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं: पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे प्राक रूढ़िगत स्तर कहते हैं, फिर आता है आपका परंपरागत स्तर, जिसे रूढ़िगत नैतिक स्तर कहते हैं, फिर आता है उत्तर रूढ़िगत स्तर। तो परंपरागत अवस्था में बालक की नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा के विकास में आंतरिक भाषण की अवधारणा किसके द्वारा आरंभ की गई? पियाजे द्वारा, चोम्स्की के द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, स्किनर द्वारा। और सही उत्तर है आपका इसका वाइगोत्स्की द्वारा। तो भाषा के विकास के सिद्धांत में आंतरिक भाषण की अवधारणा वाइगोत्स्की द्वारा आरंभ की गई थी। इसके अनुसार बालक अपने व्यवहार को नियोजित एवं निर्देशित करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। साथ ही साथ सभी बालक अपने अंदर आत्म वार्तालाप की आदत बना लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? और इसका सही उत्तर है आपका इस 86वां संविधान संशोधन यानी कि 86, जो 2002 में हुआ था। और इसमें एक अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया था 21 का, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना मूल अधिकार होगा। अगला प्रश्न है आपका कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में याद किए जाने वाले सिद्धांतकार हैं।
और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, जॉन डेवी। जॉन डेवी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाविद थे जो प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो सही उत्तर है आपका ए, अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इस परीक्षण के अंतर्गत बच्चों का सामूहिक रूप से परीक्षण किया जाता है तथा परीक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी बुद्धि स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण करता है शब्दों का। किसका? शब्दों का अनुकरण करता है। वो स्वर व्यंजन में भेद नहीं जानता है। तो शिशु को अक्षर वर्ण ज्ञान नहीं होता है, वह उसी बात का अनुसरण की कोशिश करता है जिसे वह सुनता है। अतः शिशु सर्वप्रथम शब्दों का अनुसरण या अनुकरण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है, और इसका सही उत्तर है आपका 6 माह पर। 6 महीने की उम्र क्रॉस करने के बाद बच्चा भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। भाषा विकास का प्रथम सोपान ही ध्वनि का पहचान करना होता है। बच्चा 5 से 6 माह में ध्वनियों में विभेद करने की परिचित ध्वनि को पहचान कर प्रतिक्रिया देने लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है, और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, आनुवांशिकता। ठीक है, तो माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित लक्षणों को आनुवांशिकता कहते हैं। जो लक्षण जीन के रूप में मौजूद रहता है, पर्यावरण बाह्य कारक है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण क्या हो सकता है। परिवार का वातावरण बिल्कुल सही बात है, कक्षा का वातावरण बिल्कुल सही बात है, पास पड़ोस का वातावरण यह भी प्रभाव डालता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक कारण हो सकते हैं व्यक्ति या बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के। अगला प्रश्न है आपका कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है, और सही उत्तर है आपका बी, रास का है। रास महोदय ने कहा कि वातावरण की विभिन्न पक्ष व्यक्तियों एवं जीव जगत को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति धीरे धीरे वातावरण को समायोजित कर लेता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, वातावरण एवं जीव विज्ञान। तो प्रकृति पोषण विवाद का अभिप्राय जैविकीय विशेषताओं से या वंशानुक्रमण सूचनाएं हैं, अतः इसका प्रत्यक्ष संबंध वातावरण एवं जीव विज्ञान से है। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है, तो सही उत्तर है आपका ए, माता पिता पर। बालक के प्रारंभिक विकास पर उसके माता पिता का प्रभाव पड़ता है, इसलिए माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक माना गया है। अगला प्रश्न है आपका कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, ये सभी। कौन कौन से? पर्यावरण, स्वास्थ्य और आहार। वंशानुक्रम भी वृद्धि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है आपका गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, और लगभग आपके 280 दिन लगते हैं, जिसे 40 सप्ताह की अवधि माना गया है। डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ये 3 परिस्थितियां होती हैं जन्म पूर्व काल की। अगला प्रश्न है आपका गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, सिर से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है आपका कि जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है, और सही उत्तर है आपका बी, व्यायाम। कैफीन, शराब, विकिरण, सिगरेट, निकोटीन, ये सब जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था से जुड़ा हुआ है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, किशोरावस्था। संवेगात्मक क्रांति का अर्थ है संवेगों में पूर्ण परिवर्तन तथा नए संवेगों का पूर्ण स्थापना। तो इस प्रकार का परिवर्तन किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है, इसलिए स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। क्लियर आपको? तो आपको बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से जुड़े हुए 15वां चैप्टर है आपके, उसके 40 MCQ करा दिए गए हैं जो बुक में दिए गए हैं। ये क्लास जो थी आपकी बुक के MCQ की रिवीजन है, और इसको आप लगातार पढ़ते रहिए, और सभी चैप्टर आपको कराए जा रहे हैं, उनको सबको देखिए और अच्छे से तैयारी करिए।
तो आपका टॉपिक 15 कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखे। उम्मीद करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी और ये 40 प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 40 प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा सही लगा और कौन सा प्रश्न आपने सही तरीके से किया है। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपको ये क्लास कैसी लगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की हृदय से शुभकामनाएं। मुख्य सेविका भर्ती की बहनों के लिए हम लेकर आए हैं एक खास ऑफर 550 रुपये वाला पीडीएफ बैच। अब आपको सिर्फ 244 रुपये में मिलेगा। मुख्य सेविका भर्ती में सफल होने के लिए आपको सभी पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही ज्वाइन करें प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर 9453366279 पर मैसेज करें। लेकिन ध्यान रहे, ऑफर सीमित समय और सीमित लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी ज्वाइन करें और लाभ उठाएं।